लेकिन संगठित नहीं है, तो अब अलग अलग हमारे गांव हैं, समूह में नहीं है, तो हमें उसका, क्योंकि अब दुनिया गोल है, तो हमें एक मैसेंजर और इंफॉर्मेशन के कारण ये शक्ति को हम इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी इस स्थिति को एकता के साथ रखना चाहिए, ताकि हम अपने अपने क्षेत्र में जो हमारे लोग राजनीतिक वजूद रखते हैं उनको हम एक नेगोशिएशन लेवल पर जो राजनीतिक पार्टी हैं उनको नेगोशिएशन करके अपने जनप्रतिनिधि वहां बढ़ाएं। तो ये आप जानते होंगे कि पहले तलवार के बल पर राजशाही चलती थी, यानी कि राज तलवार से चलता था, आज मत से चलता है। तो वो मत का महत्व आप समझें, तो अपने लोगों को मजबूत करने के लिए आपको इकट्ठा होना ही पड़ेगा, अन्यथा आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो आप अपने आप के मियां मिट्ठू बने रहेंगे कि मेरे पास ये कैपेसिटी है, मेरे पे ये कैपेसिटी है, लेकिन राजनीतिक कैपेसिटी से हमारा गोद इस जिले में भी पिछड़ा हुआ है। तो उस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, और जब राजनीतिक कैपेसिटी आपके पास होगी तो वहां पर व्यापार भी सुरक्षित होता है, वहां पर धर्म भी सुरक्षित होता है। यानी कि तलवार के बल पर राज चलता है, वो मत के बल पर राज चलता है, और उस मत की शक्ति से ही हमारा व्यापार चलेगा, हमारे बच्चे रोजगार कमाएंगे, हम नेगोशिएशन करेंगे। हमारे राजनीतिक लोग जैसे अन्य गोत्र का आप देखते होंगे कि आपके ही एक इस समय मैं बोलूंगा कि आरएसएस के होते हुए भी, वरिष्ठ भाजपा नेता होते हुए भी आपके उन व्यक्ति को विधायक तो छोड़ दीजिए, किसी टिकट देने की भी बात नहीं होती है जिले में। तो इसका महत्व रखते हुए आप ये समझें कि हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, एकता रखनी पड़ेगी, तभी हम अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। और सब जैसा भी बताया कि कुरीति कुप्रथा, जो लोग संगठन बना रहे हैं, विरोध कहते हैं, विरोध होता है, विरोध सबका ही होता है, और जब क्रिया करोगे प्रतिक्रिया भी होगी। तो उन प्रतिक्रिया वालों से उनका विजन भी पूछिए, और जो आपके साथ में लग करके इस भाईचारे को बढ़ाते हो, भाईचारा जब बढ़ेगा तो उसमें आपको तप, त्याग और परोपकार भी करना होगा। तो जो ऐसे दर्शन देते हो उन्हीं को आप ताकत दीजिए। जो शिक्षा धर्म की हो, सब्जेक्ट जिससे हम भरण पोषण करते हैं, ये एकेडमिक शिक्षा हम लेकर के डॉक्टर, प्रोफेसर, पुलिस, सेना में जाते हैं, वो हम अपने व्यक्तित्व भरण पोषण के लिए जा रहे हैं। उस भरण पोषण करने वाले लोग सब जानते हैं कि गलत क्या है, क्या सही है, लेकिन वे अपने स्वार्थ की तात्कालिक इच्छा के लिए वे उस नियम को जो आदर्श पढ़ करके आए हैं उनको भूल जाते हैं। तो मतलब ये है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, परिवार के हों, राजनीतिक लोग हों, या किसी भी सर्विस या व्यापार में हैं, अगर उनका कार्य दर्शन ठीक नहीं है तो वो हमारे इन बच्चों को, जो युवा बच्चे हैं, वो नहीं सीख सकते। कितने रोज प्रवचन होते हैं, कितने रोज कथाएं होती हैं, कितने राजनीतिक भाषण होते हैं, तो क्या किसी को उसका प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता। केवल हम जातिगत होकर के, धर्मगत होकर के, क्षेत्रगत होकर के हमें ये धार्मिक लोग, राजनीतिक लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप उन लोगों को, जैसे मैं ही बोल रहा हूं या मैं ऐसे बात कर रहा हूं, अगर मेरा आचरण ऐसा नहीं है तो ना तो मैं प्रभाव डाल पाऊंगा। केवल मैं जातिगत होकर के, क्षेत्रगत होकर के, धर्म की भावना भड़का करके कामयाब हो सकता हूं, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। चक्र चल रहा है। तो अभी मैं एक ऐसे प्रसंग में बता रहा था अभी दिन में विपिन से, आप अपने बच्चों के साथ भी व्यक्तिगत रूप से उनसे मित्रवत रहिए। हमारे यहाँ ये दिक्कत क्या है कि हम ये सोचते हैं कि साधन बनाओ, एनी हाउ, किसी भी कीमत पर उससे आगे निकलना है, उससे आगे बढ़ना है। जैसे वो झूठ सच बोल करके जा रहा है, जैसे वो बेईमानी करके आगे बढ़ रहा है, ऐसे मुझे भी सफलता चाहिए समाज में, जब ही मेरा सम्मान होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप गांधी से प्रेरणा ले सकते हैं, भगत सिंह से प्रेरणा ले सकते हैं, महाराज सूरजमल जी से प्रेरणा ले सकते हैं। इन लोगों को देखिए कि ये भगत सिंह, महाराज सूरजमल चलो राजा भी थे, भगत सिंह किस पद पर थे, गांधी जी किस पद पर थे। यानी कि जो सत्य एक ऐसी ताकत है, उस चरित्र का व्यक्ति बेईमान भी उनका सहारा लेता है। जो व्यापार कर रहे होंगे, राजनीतिक रूप में चल रहे होंगे या धर्म में भी चल रहे होंगे, वे उन्हीं लोगों को साथ में रखते हैं जिनके चेहरे पर जनता विश्वास करती है, उनको वो कैश करते हैं। तो उस कैश की अवस्था को आप ये समझिए। तो मेरा यही कहना है कि जो मेरी बेटी ने पूछा था अभी 8-10 दिन पहले कि पापा पूरी दुनिया में शासन तो बेईमानी कर रहे हैं, लीड तो सभी क्षेत्र में बेईमानी कर रहे हैं,
फिर सत्य है कहां? तो मैंने कहा बेटी आपकी बात सही है, लेकिन आप इसमें देखना, बेईमान जो सत्ता में है, व्यापार में है, उसका जब अनियमितता और उसका अत्याचार देखता है, भेदभाव देखता है, तो वो ईमानदारी का नाम लेता है, वो ईमानदारों को साथ लाता है, और तब वो उसको उस ईमानदारी के सहारे से, उसके अत्याचारों से, उसके भेदभाव से तरह समाज फिर उसकी सत्यता के साथ सत्ता पे आता है, और ये चक्र चलता रहता है। यानी पूरी बेईमान हो या ईमानदार हो, और वे जब सत्ता में आए या व्यापार में जाएं, उनको कौन लोग चाहिए? सत्य चाहिए। सत्य को आधार लेकर के वे आगे कामयाब होते हैं। तो ये पहचानना हमें है कि हमारी शक्ति क्या केवल इस्तेमाल के लिए ही है? तो आप ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक लोगों से, धर्म के लोगों से हम बचें और अपनी ताकत को पहचानें। मैं इस जिले की बार फिर वापस आ जाता हूं कि इस जिले में हम अलग अलग गांव में कुछ परिवार भी हैं, कोई 10 परिवार है, कहीं 4 परिवार है, कहीं 500 वोट है, वो अगर रहेंगे तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर हमारा ये संगठन सफल होता है तो हम अपने किसी भी एक व्यक्ति को जो लगता है कि हमारे जिले का ये व्यक्ति राजनीतिक रूप से मजबूत हो सकता है, हमारा वजूद बढ़ा सकता है, तो हम उसके लिए, अगर कोई राजनीतिक पार्टी हमारे आदमी को वंचित कर रही है, तो हम उसको ऐसा एहसास कराएं कि अगर हमने इसका यहाँ टिकट काटा तो हम दूसरे क्षेत्र में आपको हराने का काम करेंगे। तो ऐसे भाव आपको लाने के लिए अपनी खाप को मजबूत करना पड़ेगा। आप अभी पूरा दर्शन इसका ही देख लीजिए मुजफ्फरनगर का। क्या हमारे शहरावत परिवारों का कोई राजनीतिक वजूद है क्या? ये किसी डायरेक्टर बन जाना, मिल के बन जाना, गांव के प्रधान बन जाना, प्रमुख बन जाना, ये कुछ नहीं है। अगर आपको राजनीतिक वजूद विधानसभा और लोकसभा में जहां से सत्ताएं चलती हैं, जहां से नियम कानून बनते हैं, जहां से समाज का वजूद बनता है, जहां से समाज का व्यापार जो करने वाले लोग हैं उनको संरक्षण मिलता है, तो ऐसी स्थिति के लिए हमें आना चाहिए और हमें इस संगठन को इकट्ठा करने का प्रयास भी करना चाहिए। और साथ में ये भाव जो मैंने बताया, जो हम लिखा पढ़ा शास्त्रों में भी है, उस पर नहीं जाइए। जो आचरण है उसको सुधारने का प्रयास करिए, और जो ऐसे आचरण वाले हों उनको ताकत दीजिए। जो ये जैसे आज की राजनीति में भी चल रहा है कि हम, अभी आपने एक और बात बताई कि भाई शहरावत अन्य गोत्र में भी हैं, तो ऐसे जैसे हम यहाँ पर ये लिखे हैं हमारे 3 महापुरुषों के नाम है, फोटो हैं, तो ऐसे ही हम सिखिज्म में भी सबसे ज्यादा हैं। तो आप ये भी ध्यान रखिए, चौधरी छोटूराम जी को ताकत कब मिली थी? पंजाब में 10 लाख हिंदू जाट, 30 लाख मुस्लिम जाट थे और 10-15 के आसपास सिख जाट थे, और उनका समीकरण बना करके पंजाब राज्य में न कांग्रेस को पनपने दिया, न जिन्ना की मुस्लिम लीग को पनपने दिया। तो ये इनकी एक बुद्धिमत्ता थी, इन्होंने सब लोगों को साथ लिया, सब धर्मों को साथ लिया। और हर ये जाट एक ऐसी नस्ल है, क्योंकि ये अपना आप में एक न्यायप्रिय नस्ल है, और ये जहां अत्याचार दिखता है उसके ये विरोध हो जा कर देती है। चाहे अपना भी भाई हो, उसको भी सबक सिखाने के लिए अपने अधिकतम स्तर पर चला जाता है। इसीलिए ये सब धर्मों में और सब देशों में निवास करती है। ये सिखों में भी है, ईसाइयों में भी है, यहूदियों में भी है और हिंदुओं में भी है। तो आप एक हिंदू होकर के ना बने। सरकार वर्तमान में आपको हिंदू बना रही है। तो जो मैं बता रहा था पंजाब में, तो वहां मुस्लिम जाट सबसे ज्यादा थे, लेकिन इन्होंने समीकरण करके आज जिनको आप गर्व कर रहे हैं वो इनके बलबूते पर हुए। चौधरी चरण सिंह जी के जो प्रधानमंत्री तक, प्रदेश के मुख्यमंत्री तक बने, वो कोई अपनी कौम के बलबूते पे नहीं बने थे। तो ये भी हमें ध्यान रखना। हम अधिकतर क्या करते हैं कि जी हमारे 10-5 गांव, हम 10-5 इकट्ठे थे, सोचते हैं कि ये व्यवस्था या सब कुछ ये सिस्टम हमारे बलबूते पर चला। ऐसा नहीं है। हमारे महापुरुषों ने जो भी राजनीतिक वजूद पाए हैं, जो भी राजवाड़े चलाए हैं, वो सबको साथ लेकर चले हैं। तो इसलिए हम धर्मगत ना होकर के सभी धर्मों को सम्मान भी करें, और सभी धर्मों में जो हमारे लोग हैं उनको भी सम्मान दें। और महाराजा रणजीत सिंह जी का भी यहाँ आगे कभी गया तो फोटो जरूर लगाना। उनको 30 लाख सिख जाटों ने अफगानिस्तान तक 7 करोड़ मुस्लिम राज्य, जो पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान, 7 करोड़ लोगों पर 30 लाख सिख जाटों ने, महाराजा रणजीत सिंह जी ने शासन किया है। तो वो खाली इसलिए नहीं किया था कि वे खाली इस धर्म में, उनमें इतनी न्यायप्रियता थी, उनमें इतनी बहादुरी थी कि उन्हें उन लोगों के
धर्मों के लोग भी अपने यहाँ सम्मान दे रखा था। जैसे महाराजा सूरजमल जी के अभी बारे बताया, उनके जो वित्त मंत्री थे वो हरिजन थे, उनके जो अच्छे सेनापति थे वो गुर्जर भी थे। जब यहाँ दिल्ली उसको सफदरजंग को युद्ध हराया था तो उसमें जो सेनापति था वो गुर्जर था। तो इसलिए हमें सभी जातियों के लोगों को, जैसे हमारे महापुरुषों ने साथ लेकर के अपनी ताकत बढ़ाई है, तो हम इन राजनीतिक लोगों से, धार्मिक लोगों से इसलिए बचें कि ये हमें एक धर्म में बांट करके हमारी ताकत कमजोर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम हिंदू हैं, हरियाणा में हम जाट हैं, वहां हम हिंदू के दुश्मन हैं, यहाँ हम मुसलमानों के दुश्मन बनाए जाते हैं। तो इस जाल से बचने के लिए विवेक शक्ति भी जगाने की जरूरत है। तो ये ऐसी कन्वर्सेशन करना, और मेरे गोत्र को तो मैं इसलिए बार फिर दोबारा गोत्र पे आ जाता हूँ, ये तो मैंने पूरी कौम की बात दृष्टि पर आपको डालने का प्रयास किया है। लेकिन आप इस तरफ भी ध्यान दें कि अपने गोत्र को मजबूत करोगे तो आपको राजनीतिक ताकत मिलेगी। राजनीतिक ताकत ही आपके बच्चों को व्यापार में, सर्विसेज में कामयाबी देगी। तो आप यहाँ देख भी रहे होंगे, जो जिले की राजनीतिक जाटों के इर्द गिर्द घूमती है, उन गोत्रों का वजूद हमसे कहीं ज्यादा है। तो इस वजूद को ध्यान रखते आप अपनी एकता, भारत के किसी भी कोने में अगर सहरावत कहीं है तो उसके दुख सुख में तैयार रहें और परोपकार का भाव रखें। संगठन का काम, खाप का काम एक और भी है जो मुख्य है। ये तो मैंने तात्कालिक लाभ के आपको बताए हैं कि आपके गांव के अच्छे लोगों को प्रयास आ जाए। तो मैंने ये बताया आपको, इस पर ध्यान दें। गांव में भी जो आप अच्छे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, कुरीति प्रथा जो हमारे अंदर है, उनको दूर करने के लिए इस खाप को संगठित करके उन गांव के सामर्थ्यवान लोगों को, उन योग्य बच्चों के लिए सहायता का प्रयास करेंगे तो आपसी मुकदमेबाजी, नफरत वो भी धीरे धीरे खत्म होगी। मैं अपने इन शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं और मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने कुछ विचार व्यक्त करें। नमस्कार।